प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की यूनिट एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई। और आज हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे, वो है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे फार्मूला वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, expression of radius of the different orbits in hydrogen atom, energy of the electrons in hydrogen atom। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उनके लिए वेव नंबर का एक्सप्रेशन क्या होता है। बस बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हम आपको समझाएंगे। जो तीन पोस्टुलेट्स थे जो हमने आपको बोहर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करते समय आपको बताए थे, पिछले लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा, उन्हीं को हम यहाँ यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय लगाए। आप भी पेन कॉपी लेकर के इसे लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और अगर एक बार में समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो देखिए, अब हम जो बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन एटम की ही हम बात कर लेते हैं। मैं एक जनरल बात बताऊं, ये एटम की न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये वो ऑर्बिट है। और इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसा हमने आपको बता दिया था। ये देखिए, डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। और एक जनरल बात हम बात करेंगे कि मान लो हमारी ये जो न्यूक्लियस है उस पर Ze चार्ज है, Z एटॉमिक नंबर है, और जाहिर है हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है। हम Z ले रहे हैं लेकिन बाद में इसको 1 कर देंगे, ठीक है। और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में तो, और वो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसमें, और ये है रेडियस इसका एक्सप्रेशन हम निकालने जाएंगे। और इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। इससे पहले आप मुझे बता दीजिए यहाँ ये क्या क्या चीजें हैं। ये Ze क्या है बताइए, वेयर Ze इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। E क्या है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगर हम यहां n लगा देंगे तो इट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, k सेल, l सेल, n सेल, आपको मैंने बताया था। और v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ये। और n क्या है ये भी लिख दीजिए, इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चे, ये तो डिटेल्स है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज, ये सब कुछ आपने देख लिया। अब आते हैं हमारे उस फर्स्ट पोस्टुलेट्स को अप्लाई करते हैं। क्या था वो हमारा, उसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट and necessary centripetal force is provided by the force acting on the electron due to the nucleus। तो बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। और इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आप जानते हैं ना, वो हो जाएगा 1/4πε q1 q2/r²। बिल्कुल, q1 Ze है और q2 E है, यानी कि 1/4πε0 Ze इंटू E/r²। हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इस एक आर से इस एक आर को हम कैंसिल कर देते हैं, और जो आता है उसे मैं यहां लिख देता हूं, mv², ये देखिए, इज इक्वल टू, देखो आर तो कैंसिल हो गई है ना एक, तो mv² आ गया है, और इट इज इक्वल टू 1/4πε0
जेड ई स्क्वेयर बाई आर, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। ये हमने बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट्स जो हमने आपको बताया था बोहर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करते समय, वो लगा दिया है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंट्रिपेटल फोर्स है और ये है हमारा वो कूलम्ब्स लॉ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालते हैं, वो है, क्योंकि वही फोर्स तो हमें सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वही दोनों आपस में बराबर है। चलिए अब याद करके मुझे बताइए कि सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है। वहीं पर उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स को डिफाइन करते समय बताया था। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और स्टेशनरी ऑर्बिट की डेफिनेशन देते समय कहा था कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज फॉर विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी कि यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट्स, यही यूज करेंगे। तीन ही तो हमने आपको वहां बताए थे, और वो था टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो n है, ये 1 2 3 4 5, यानी कि k सेल, l सेल, m सेल, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स के हो सकते हैं, वो हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इस r को इधर ले लें तो यहां क्या बच जाएगा, जरा देखना। एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, mv इट इज इक्वल टू, जरा देखना, mv r नीचे चला गया है तो ये हो गया हमारे पास nh अपॉन 2 पाई r। ये एक और इक्वेशन आ गई, इन्हीं को तो यूज करेंगे हम। बस देखो, पहले हमने फर्स्ट पोस्टुलेट लिखा, फिर हमने सेकंड पोस्टुलेट लिखा, और इससे हमारे पास ये दो महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई। अब इनसे आप देखेंगे कि जो मैंने कहा था लेक्चर की शुरुआत में कि हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन निकालेंगे और हम रेडियस का भी फार्मूला निकालेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है उसका भी फार्मूला निकालेंगे, और फिर हम वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस है उसका भी एक्सप्रेशन निकालेंगे, जिसे हम रिडबर्ग फार्मूला कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका। आप तो बस इतना करें, समझते जाएं, लिख के देखें और अपनी नोट्स बनाते जाएं। और अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो ये इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे कि ये जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जाहिर है हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं ना, ठीक वैसे ही कीजिए। बताइए, इन दोनों में से हम v निकालना चाहते हैं तो क्या करें। आप कहेंगे सर इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो बाकी सब चीजें जो है यहाँ कैंसिल हो जाएगी, इधर v रह जाएगा और बाकी जो कुछ भी है वो हमें राइट साइड में मिल ही जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, यानी आप लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 गिव्स क्या देंगे। देखिए यहां से देख रहे हैं आप, mv स्क्वायर इधर है, लेफ्ट को लेफ्ट से हमने डिवाइड कर दिया है और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर देते हैं। 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई, ये करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन एच। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, और जो भी चीज बचती है ये देखिए, ये m से m कैंसिल, v से ये b कैंसिल, इधर तो बचती है सिर्फ v, और इधर देख लीजिए क्या बचता है z e स्क्वायर तो ऊपर बच रहा है और नीचे 2 और एप्सिलॉन नोट भी है, n भी है और h भी है, बस और कुछ नहीं बचता है। और ये जो फार्मूला अब आपके पास आ गया है, दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। और हाइड्रोजन एटम की जब भी बात करें तो वहां हम जानते हैं कि ये जो Z है ना, इट इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है भाई।
एटॉमिक नंबर है ना हाइड्रोजन का, इसलिए। और यहां से हम देख रहे हैं कि वी नो दैट, यहां से देखिए इस फार्मूले से वी गेट दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ये K सेल के लिए है जहां n की वैल्यू 1 है, और ये KL सेल है जहां n की वैल्यू 2 है, ये 1 है, और ऐसे ही N3। इसका मतलब जब n बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। मतलब ये निकलता है कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एज वन मूव इन हायर ऑर्बिट्स। सबसे ज्यादा स्पीड अब किस में होती है बता सकते हो? इन K सेल, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू सबसे कम 1 होती है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो फिर आप इससे निकालेंगे। और ये पोस्टुलेट्स ही तो यूज किए हैं। एक हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के 2 पोस्टुलेट्स यूज किए और उनको सोल्व करके ये निकाल दिया। चलिए अब हम निकाल लेते हैं यहां पर कि ये जो रेडियस है इसका क्या फार्मूला है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। फिर एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। अब प्यारे बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं। ये तो 2 बोहर पोस्टुलेट से निकाली थी, और ये हमारी अभी हमने स्पीड का एक्सप्रेशन निकाला है। अब बताइए इससे हम R निकालना चाहते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को आप कैसे सोल्व करोगे? आप कहेंगे सर यहां से V की वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो R इधर कर देंगे, बाकी सब चीजों को इधर कर देंगे, हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम यही करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। क्या लिखोगे? टू फाइंड द रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। बताइए प्यारे बच्चों, जैसे ये तो है ही, मैं लिख रहा हूं m, और V के स्थान पर हम लिख देते हैं ये, यानी कि ZE² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ये लीजिए, ये हमने V की वैल्यू रख दी है, और इधर बहुत आसानी से अब हम बात कर रहे हैं NH अपॉन 2 पाई R। जो चीज कैंसिल हो रही है आपको दिखाई दे रही है वो कैंसिल कर दीजिए। आप दिख रही है कोई चीज कैंसिल होती हुई यहां पर, तो कर दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। देखिए आप कहेंगे सर सिर्फ ये 2 ही बच रहा है, यहां पर हम R को इधर कर लेते हैं। अगर हम nth ऑर्बिट की बात करेंगे ना तो यहां n लगा देंगे, Rn। Rn का मतलब है इट इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो नाउ टेक दिस Rn इन लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी जो भी चीजें हैं उनको इधर लेके जाते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं यहां पर n², क्योंकि n ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट भी है यहां पर, h का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए h² डिवाइडेड बाय जो भी चीजें हैं यहां पर देखिए, z भी नीचे आ गया है, m भी नीचे चला गया है, और पाई भी नीचे ही है, और e²। देखना मेरी बात, Rn को तो हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है, क्योंकि इसे ही तो हमें निकालना है। इट इज द रेडियस ऑफ द बोहर nth ऑर्बिट, वो हम ले लिया। और बाकी सारी चीजें देखो, एप्सिलॉन नॉट n², h², और नीचे आ गया है m, z, e², पाई, यानी सारी चीजें नीचे आ गई। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ना, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। जैसे सपोज कीजिए आप K सेल के लिए निकालना चाहते हैं तो n के जगह पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। L सेल के लिए निकालना चाहते हैं तो n के लिए क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। ऐसे ही 3, 4, 5 आप रखते चले जाएंगे और डिफरेंट ऑर्बिट्स के रेडियस निकाल लेंगे। सीधी सी बात है। और यहां पर ये Z है ना, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो इस Z के स्थान पर कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। खैर वो हम सारी चीजें निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हमें पता चल गया है
कि दिस एक्सप्रेशन गिव्स द रेडियस ऑफ nth Bohr orbit. Equation 4 gives the radius of nth Bohr orbit. ये देखिए मेरे बच्चे, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देख रहे हैं हम कि जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात आपसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं कि हाउ द रेडियस ऑफ द Bohr orbit डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या हाउ द रेडियस ऑफ द Bohr orbits vary with the principal quantum number. Radius of the Bohr orbit is directly proportional to the square of the principal quantum number. और यहां से एक बात पता चल गई, अगर हम देखो बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर हम के सेल की बात करते हैं तो n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आप लिखेंगे h n इज इक्वल टू 1 2 3 and so on for K, L, M, N respectively. So, अब यहां से पता चला कि the radius of these different orbits are in ratio. So, the radius of different orbits are इन रेशियो। बता सकते हैं प्यारे बच्चों ये क्या रेशियो रहेगा? जैसे के सेल की हम बात करते हैं तो के सेल में n की जगह 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मान लो 1, इस पूरे सिस्टम को कांस्टेंट 1। फिर 2 रखेंगे तो किस रेशियो में आ जाएगा वो 4, क्योंकि यहाँ 2 रखते 2 टू द 4, बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं। जो जब हम रेशियो निकालते ना उन दोनों का डिवीजन करके तो बाकी चीजें तो कट जाएंगी क्योंकि वो तो कांस्टेंट है सभी और ऑर्बिट्स के लिए, चाहे वो के सेल की बात है एल सेल, जब एन ही तो वेरी कर रहा है। इसलिए थर्ड ऑर्बिट के लिए यानी कि एम सेल के लिए 3 रख देंगे हमें, और 3 3 जा 9 हो जाता तो वो 9 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। और इस तरह से हम डिफरेंट ऑर्बिट्स के रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम लिख देते हैं कि जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, रेडियस निकालना चाहते हैं ना, रेडियस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये SI सिस्टम में जो अगर वैल्यूज रखते हैं तो आती है। और यहां पर देखिए H क्या है, ये H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है इसकी वैल्यू, ये भी हम जानते हैं। और ये जो जेड देख रहे हो यहां पर ये 1 होता है हाइड्रोजन की। अगर हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आप जानते ही हैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये भी हम लोग जानते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है, सबको पता है। E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। और यहां पर N की वैल्यू भी अगर हम 1 रख दें, अगर हम के सेल की बात करते हैं तो यहां पर n की वैल्यू 1 होती है। तो फिर ये इक्वेशन हमें क्या देती है, देखियो R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये सब कुछ रखते, और जब आप कैलकुलेट करेंगे देखिए ये क्या है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, H की जगह हम लिखेंगे 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 का स्क्वायर, n की जगह तो 1 ही हो जाएगा क्यों 1 का स्क्वायर। और नीचे अगर हम देखते हैं तो ये Z 1 ही है इसलिए ये भी 1 हो जाएगा इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कि ये है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, पाई की वैल्यू 22/7 और 1.6 ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रख देते हैं और ये आती है 10 की पावर माइनस 19। प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर लेना, ये लगभग आती है 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के करीब आएगी। आप इसे कह सकते हैं कि यह है 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और यही है रेडियस ऑफ द के सेल इन हाइड्रोजन एटम। इसे हम बोहर रेडियस कहते हैं। इट इज द बोहर रेडियस। प्यारे बच्चों
ये रेडियस को हम एक्सपेरिमेंटली जब मेजर करते हैं तब भी यही वैल्यू आती है, यानी कि देयर इज ए क्लोज एग्रीमेंट बिटवीन दी रिजल्ट्स विच इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली एंड बाय दिस थ्योरी ऑफ दिस बोहर रेडियस. तो इट सपोर्ट दी experimentally the Bohr theory of the hydrogen atom और you can say Bohr atomic model, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस हमने की है ये Bohr atomic model को यूज करके, उनके पोस्टुलेट्स को यूज करके निकाली है. इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गया एक तरह से Bohr atomic model का. और प्यारे बच्चों, ऐसे ही चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इनकी टोटल एनर्जी कितनी है जब वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तब. तो आप एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, और मुझे पता है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप लाइक शेयर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने नोट्स बना लीजिए. नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. प्यारे बच्चों, चलिए अब हम फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं हमारे इन्हीं पोस्टुलेट्स की सहायता से कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स. और हम जानते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन विच इज सर्कुलेटिंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स पोजेस द टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. ये दो तरह के मोशन कर रहा है. ये देखिए, ये घूम रहा है इसलिए इसकी वेलोसिटी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. और इसकी वजह से इस पोजीशन के ऊपर कुछ पोटेंशियल भी है इस चार्ज का, और जो यहां रखा है, तो दूसरी एनर्जी कौन सी हो जाएगी जो इसकी पोजीशन की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी. बिल्कुल सही सोच रहे हो आप. यही लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन पोजेस द टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन possesses the two types of energy. और प्यारे बच्चों, कौन सी है? एक है काइनेटिक एनर्जी. दोनों का फार्मूला हम जानते हैं, हम निकाल भी लेंगे. और जो दूसरी है वो है पोटेंशियल एनर्जी. चलिए मुझे पहले बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है. सिंपल सी बात है, हमेशा हम बहुत ही लोअर क्लासेस से स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. और अच्छी बात यह है कि ये बोहर पोस्टुलेट से हमने पहले ही एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है. तो ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें रख दीजिए, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन वी राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. और एम वी स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर. ये देखिए, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था वो हमने लिख दिया है. और ये कितना आ गया है? 1 और 4 टू जा तो 8 हो जाएगा ना. यहां 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर. ये आ गया. अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो दूसरी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी. पोटेंशियल एनर्जी. देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है. द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहां रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पर इस न्यूक्लियस की वजह से पोटेंशियल कितना है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला ही था, वो निकाल लीजिए और फिर इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए. वही तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है. यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाई द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. ये देखिए, और पोटेंशियल का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपको बताया था, क्या होता है? 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर. क्यू यहां जेड ई है तो वही लिख देते हैं. 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई
बाई आर और माइनस ई से मल्टीप्लाइंग माइनस बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला आ गया है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें निकालनी वो कितनी होगी, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी प्यारे बच्चों ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसको हम ई एन से लिख देते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या फार्मूला है आप देख ही रहे हैं, ये है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। अगर nth ऑर्बिट की बात करते तो n कर देंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है अभी आपने देखा ये है -1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये भी आ रहे हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या आएगा, -1/8 पाई जेड ई स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहां अभी बात बनी नहीं है। अब हम ये जो हमने nth ऑर्बिट का जो रेडियस निकाला था ना, ये वैल्यू भी आप यहां रख दीजिए। फिर ये हमारा एक जनरल फार्मूला आ जाएगा किसका, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ आर एन इन दिस इक्वेशन वी राइट, मैं यही लिख देता हूं, ये देखिए ई एन इज इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है हमारे पास जेड ई स्क्वायर और नीचे है आर एन, और आर एन के स्थान पर ये लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं। ये देखिए यहां पर जब हम ये लिखेंगे ना नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट एक तो पहले से ही है और एक हमने और रख दी, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया है। और अब देखिए नीचे एच स्क्वायर भी आ जाएगा, एन स्क्वायर भी आ जाएगा, और ये चीजें जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएंगी। तो यहां पर ये जेड का तो स्क्वायर हो गया है, ऊपर एम है ही, और एक पाई भी हम लिख देते हैं, और ई स्क्वायर, तो यहां ई की पावर 4 हो जाएगी। मैं यहां से हटा देता हूं इसको, ये देखिए ऐसे। तो अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, जो चीज कटती है वो काट दीजिए। आप कहेंगे सर सिर्फ पाई तो कट रहा है, यहां पर हमने काट दिया है, और जो कुछ बचता है वो लिख देते हैं। यहां पर लिख देता हूं एन एनर्जी -1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं, क्योंकि ये 4th इक्वेशन थी ना। तो दिस इक्वेशन गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यहां हाइड्रोजन के लिए जब हम बात करेंगे तो Z की वैल्यू 1 कर देंगे, बाकी सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज मैंने अभी लिखी थी जब हमने बोहर रेडियस निकाला था, तो वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज यहां रख देते हैं। फिर देखिए हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा, अगर अब हम इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दें तो ये आ जाएगा -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हम जानते हैं कि इसको भी इक्वेशन दे देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। ये तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज, जेड तो 1 हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जानते ही हैं, इन सब की वैल्यूज यहां रखने के बाद ये इक्वेशन आ जाती है। दीज इक्वेशन 5 and 6 gives the expression of total energy of the electron in hydrogen atom। ऐसे आप इनको सोल्व कर रहे होंगे। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं, हम 1 by 1 करके उनको बताएंगे, समझाएंगे कि भाई के सेल के लिए कितनी होगी, एन के लिए 1 रख देंगे, एल सेल के लिए कितनी होगी, एन के लिए 2 रख देंगे, और इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट्स की हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। और यहाँ नेगेटिव साइन का भी अपना सिग्निफिकेंस है, मैं वो भी बताऊंगा, बस आप तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाते हुए और आगे बढ़िए। आप प्यारे बच्चों देखिए कुछ बातें आपको यहां मिल रही हैं। सबसे पहले इस फार्मूले पर नजर डालिए कि जो एनर्जी है हमारे इस इलेक्ट्रॉन की, वो बेचारे की नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब समझते हो, मान लो
एनर्जी जीरो होती तो चलो वो बाहर है, लेकिन अगर प्लस है तो वो चल रहा है, और जिसकी एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, बाउंड सिस्टम बना रहे हैं। अगर इसे फ्री करना है तो इतनी एनर्जी इन्हें देनी पड़ेगी ताकि ये इस एटम को छोड़ करके बाहर आ जाए। दूसरी बात ये है कि ये देखिए ये n की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, और n की वैल्यू डिस्क्रीट नेचर की होती है। इसका मतलब है कि डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी अलग अलग है और फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, जिसे हम एनर्जी बोहर एनर्जी क्वांटाइजेशन कहेंगे। खैर ये बातें मैं लिख देता हूं। पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे कि द एनर्जी इज नेगेटिव, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इट टेल्स, ये क्या हमें दे रहा है, दैट द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस form a bound system. It means that you have to supply some energy from an external source to free this electron equal to this, ताकि ये नेगेटिव से जीरो या पॉजिटिव हो जाए। फिर वो हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हमें ये बता रही है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। और दूसरा पॉइंट ये है कि the value of n is discrete. It means that different orbits have discrete value. So the energy of electron is quantized. It is called Bohr एनर्जी क्वांटाइजेशन। एक और प्यारे बच्चों देखिए, मान लो आपको एनर्जी निकालनी है फॉर के सेल के लिए। मैं कहूं भाई बताइए के सेल के लिए कितनी एनर्जी होती है, तो यहां के सेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, बस वो आपको पता होनी चाहिए। हमें पता ही है के सेल के लिए तो एन की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर 1 रख दे तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसको हम पहले ही लिख देते हैं, और ये आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए n की जगह 1 करते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें फॉर एल सेल के लिए बात करें, तो हम सेकंड ऑर्बिट की बात करें एल के लिए, जहां n की वैल्यू 2 होती है, तो यहां आप 2 रख देंगे और आपके पास आ जाएगा n की जगह 2 रखते ही आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो देखिए -13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से एम सेल के लिए भी निकाल सकते हैं। एम के लिए एन की वैल्यू 3 होती है, बिल्कुल, तो 3 रख दीजिए। E3 कितनी आ जाएगी वो देख लीजिए, -13.6 डिवाइड बाई 9, और ये आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्यारे बच्चों ऐसे आप डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालते चले जाएंगे, आगे जाएंगे तो फिर आप देखेंगे यहां पर कि अगर हम बिल्कुल एटम के बाहर चले जाएं, कितने हैं ये ऑर्बिट, बहुत हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं। तो आप ऐसे चलते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इनफाइनाइट सेल के लिए n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इंफिनिटी। और जब हम यहाँ इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जस्ट आप एटम के बाहर आ जाएंगे, तब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चल पड़ेगा। खैर ये चीजें हमने आपको बताई। अब हम एक और चीज देख लेते हैं इसी एनर्जी के एक्सप्रेशन को यूज करके, कि जो वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसको हम आगे चल के नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें बताएंगे, लेकिन उसका जो फार्मूला है, जो रीडबर्ग फार्मूला है, वो आज ही हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें हम इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं। बस आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़िए। वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, प्यारे बच्चों ये स्पेक्ट्रल लाइंस तो मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन
फिलहाल एक फार्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। बताइए वेव नंबर क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। सीधी सी बात है। अब हमने आपको एक बात बताई, जैसे ये एक वेव लेंथ है यहां से यहां तक, और इसकी वेव लेंथ कितनी होती है किसी भी वेव की, लैम्डा। तो इतनी दूरी में कितनी वेव्स आ गई हैं, 1 है। तो इतनी डिस्टेंस में एक वेव आई है, तो यूनिट डिस्टेंस में कितनी आ जाएगी, 1 बाई लैम्डा। तो ये 1 बाई लैम्डा ही वेव नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव नंबर को हम इससे लिखते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। यही लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज इक्वल 1 बाई लैम्डा। ये होती, ये देखिए। अब हमें जो एक और पोस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का, वो यूज करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एंड दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टू लेवल्स। यानी कि आप यही तो लिखेंगे यूजिंग पोस्टुलेट्स, जो हमारा फोर्थ पोस्टुलेट्स है ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। प्यारे बच्चों बता दीजिए वो क्या है। वो है कितनी एनर्जी इमिट करता है वो, एच म्यू की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में, और ये कितना होगा, इन दोनों की डिफरेंस के बराबर, En2 माइनस En1। ये लीजिए म्यू किसके बराबर होता है हम जानते हैं, ये एच सी बाई लैम्डा, म्यू सी बाई लैम्डा होता है, तो वो हमने लिख दिया है। और En2 माइनस En1। अब 1 बाई लैम्डा तो हम इधर रख लेते हैं, 1 बाई लैम्डा, क्योंकि ये तो हमें निकालना है। और ये 1 बाई एच सी हम इधर रख लेते हैं, और यहां पर ये है ही हमारे पास En2 माइनस En1। ये देखिए वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये देखिए ये वाली जो एनर्जी का फार्मूला है ये रख दीजिए यहां पर। तो आप क्या लिखेंगे, ये देखिए ये माइनस है ना, इसको तो मैं अंदर ले जाता हूं। यहां पर ये देखिए N1 है ना, उसको पहले लिख लेते हैं, और 1 और 8 अपसाइलन नोट स्क्वायर, एच स्क्वायर तो यहां है और एक एच यहां है, तो एच क्यूब कर देते हैं। और सी भी है यहां पर, हम सी भी लिख देते हैं। और यहां पर ऊपर क्या है, जेड स्क्वायर ई की पावर 4m है, और साथ में 1 और n1 का स्क्वायर माइनस 1 और n2 का स्क्वायर। ये देखिए, क्योंकि ये इनकी वैल्यू रखोगे, या n1 रखेंगे इस ऑर्बिट के लिए और n2 रखेंगे इस ऑर्बिट के लिए, तो वो रख दिया। बाकी सारे तो कांस्टेंट थे, बराबर थे दोनों में, तो हमने कॉमन ले लिया है। और z इक्वल टू 1, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो z की वैल्यू तो 1 होती है। खैर ये हो गई। और इन सब की फिर जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, देखिए ये है हमारा रीडेबल फार्मूला, वो RH है, और इट इज इक्वल टू 1 और n1 स्क्वायर माइनस 1 और n2 स्क्वायर। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये मीटर इनवर्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां पर जो ये फार्मूला ही आ गया हमारे पास, फार्मूला 7। यहां ये जो RH मैंने किसके स्थान पर रखा है, इस पूरे के स्थान पर रखा है, यानी कि मैं लिख भी देता हूं, ये जो RH रखा है, ये Z तो 1 हो गया है, ये ई स्क्वायर m अपॉन 8 अपसाइलन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 1.092 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर, ये इसकी वैल्यू है। और ये इट इज दी रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है प्यारे बच्चे। और ये जो फार्मूला है ना, इट इज कॉल्ड इक्वेशन 7 gives Rydberg formula फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो ये चीजें प्यारे बच्चों मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपको सही बताना, क्या एक बार में देख करके थोड़ा सा टिपिकल आर्टिकल होते हुए आपको समझ में आ गया? अगर आ गया है
तो ऐसे ही सभी जो टॉपिक्स हैं आपके, वो सभी हम आपको समझाने वाले हैं। बस आप इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, नहीं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपनी जगह और अपना नाम जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम इस रिडबर्ग फार्मूले को यूज करते हुए आपको समझाएंगे। आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।